आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नेम द फॉलोइंग। सो उसमें है फर्दर एक पॉइंट, द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। वो पूछ रहे हैं कि जो कौन सी प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के साथ लिंक करती है। जरा सोचिए। जी बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के साथ लिंक कहां पर किया जाता है? फोटोसिंथेसिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। जो अपना काम खुद करते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ना ऑटो। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। थर्ड है भाई बच्चों द सेल ऑर्गेनेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिधर फोटोसिंथेसिस होती है? बिल्कुल आसान है भाई, लीव्स के अंदर कौन सा एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है? क्लोरोप्लास्ट। और वही जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम एक और बात यहीं पर याद कर लेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? थैलेकॉइड, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप, और जिसकी हेल्प से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? मतलब अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो क्या करेंगे? वो दूसरों पर डिपेंड करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर और वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन, जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेप्सिन। HCl की वजह से वो हो जाता है एक्टिव और उसको हम फिर बोल देते हैं पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन। ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो रात के समय में देते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड और डे के टाइम पे हमें देते हैं ऑक्सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हो? अगर करते हो तो भी रीज़न दो, अगर नहीं करते हो तो भी रीज़न स्टेट करो। तो भाई बच्चों ये तो कतई ठीक नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो हमें डे के टाइम पर ऑक्सीजन देते हैं और रात को हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो हैं वो 24 आवर्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें पूरा दिन, मतलब दिन और रात हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते बल्कि हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन रिटर्न हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो रेस्पिरेशन वो क्या करते हैं? 24 आवर्स करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो दिन में भी और रात को भी। और जो फोटोसिंथेसिस है वो जो है वो लाइट की प्रेजेंस में जरूर होती है, वो हम कह सकते हैं। मगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या सही नहीं है कि जो पौधे हैं वो दिन के समय में ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्वेश्चन या जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। बच्चों अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लीव्स हैं उनमें क्या होता है? स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। उन स्टोमेटास में क्या होते हैं? स्पेशल बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। उन गार्ड सेल्स को अगर हम देखें तो वो ऐसे क्लोज होते हैं, आई शुड से कुछ ऐसे। अब अगर जो ये स्पेस है बीच का, इस स्पेस को अगर हम ऐसे वाइड ओपन देखें तो क्या बोलते हैं हम? तो हम क्या बोलते हैं कि स्टोमेटा जो है वो क्या है? ओपन है।
अगर ये ऐसे ये गैप बंद हो जाए तो फिर क्या बनेगा कि ये स्टोमेटा क्या है, अब क्लोज है। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्टोमेटल पोर है या अपर्चर है वो जब बंद होता है या फिर वो ओपन होता है तब वहां पर जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। अब यही गार्ड सेल्स तो क्या है, आपका स्टोमेटल पोर बना रहे हैं। जब इन गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा, इनमें पानी भरने से क्या हो जाएंगे, ये सेल्स टर्गिट बन जाएंगे। अब अगर ये टर्गिट बन जाएंगे तब ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब अगर इनमें से इन्हीं गार्ड सेल्स में से वही पानी एग्जिट आउट हो जाए तो क्या होगा, फिर ये फ्लैसिड हो जाएंगे और जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे जो गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 green plants are kept separately in oxygen free container, one in the dark and other in the continuous light, which one will live longer, give reason। कहते भी प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स हैं, उनको अलग अलग जगह पर रखा गया और एक पौधे को तो पूरी लाइट वाली कंडीशन में रखा गया और एक को कहाँ पर रखा, डार्क में। अब उन्होंने बोला है कि जो कौन सा पौधा होगा जो ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करेगा, और अगर सरवाइव करेगा तो वो क्यों करेगा, इसका रीज़न बताएं। तो बच्चों अगर लाइट की सप्लाई अच्छी होगी तो बच्चों फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। अब अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो उसी ग्लूकोज को पौधे जो हैं वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने फ्यूचर यूसेज के लिए अपने अंदर स्टोर करके रख लेंगे। अब अगर आप पौधे को डार्क में रख दोगे तो उसके अंदर यही स्टोर्ड स्टार्च एक टाइम पे आकर के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पौधा जो है अब उसको लाइट मिली नहीं है, वो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया और अब उसके पास उसका फूड नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्टोर्ड स्टार्च पर फीड करेगा और वहाँ से एनर्जी भी जनरेट करेगा। तब क्या होगा बच्चों, वो स्टार्च ख़त्म हो जाएगी और जैसे ही स्टार्च ख़त्म होगी तो वो पौधा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अच्छी लाइट की सप्लाई होगी वहाँ पर अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी और वहाँ से अच्छा अमाउंट में ग्लूकोज बनेगा और जिसको हम स्टार्च की फॉर्म में पौधों के अंदर स्टोर होता हुआ देखेंगे और वही पौधा जो है वो बेटर सर्वाइव करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer। कहते भाई अगर एक पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एंड ऑक्सीजन को डे के टाइम पर ले रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही? जस्टिफाई करो अपना आंसर। ऐसा नहीं है। जब भी कभी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तब उनको लाइट की रिक्वायरमेंट तो होती है, ये हमें पता है, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्या है, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? जो फिशेस हैं वो जब भी उनको हम वाटर से बाहर निकालते हैं वो मर क्यों जाती हैं, ऐसा बताओ। जब भी हम फिशेस को वाटर से बाहर निकालेंगे तो बच्चों एयर क्या है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वहाँ पर जो फिशेस हैं वो इतने मिक्सचर में से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, जबकि उनको वाटर में सरवाइव करना इजी है क्योंकि वाटर में उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, तो वो वहाँ से इजीली अपनी ऑक्सीजन लेते ही रेस्पिरेशन कर लेती हैं, तो इसलिए उनका सर्वाइवल आउट ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आई डोंट थिंक सो, इसमें कुछ हार्ड जो बात है वो है। भाई जो बच्चों अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। वैसे तो हम भी अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है हम हेटेरोट्रॉफ हो गए।
हेटेरोट्रॉफ्स बच्चों वो होते हैं जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। तो जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, रॉ मटेरियल वो डेफिनेटली जो है सॉइल से लेते हैं, मगर वो अपनी बॉडी के अंदर खुद से खाना बनाते हैं। हमारे पास क्या है, हम तो जो रॉ मटेरियल है वो भी दूसरों से लेते हैं और उसको फिर अलग से कुक करते हैं, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में होती है डाइजेशन या कह लो न्यूट्रिशन, सॉरी। तो हम क्या हुए, हेटेरोट्रॉफ्स, और प्लांट्स जिनसे हम खाना लेते हैं वो कौन से हुए, ऑटोट्रॉफ्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस। भाई लाइफ प्रोसेसेस में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन भी तो कंसिडर करते हैं हम लोग। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा बच्चों तो आपकी बॉडी में कैसे आपके सेल्स तक एनर्जी जाएगी, कैसे आप अपने वर्क को कैरी आउट करोगे, कैसे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और कैसे आपकी बॉडी काम करेगी। तो सर्वाइवल के लिए खाना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सारा दिन ढूंढते रहो फिर मोटे हो जाओगे, ये भी नहीं करना। तो नेक्स्ट बात है भाई बच्चों, What would happen if green plants disappear from Earth? कहते भी अगर ग्रीन प्लांट्स अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो प्लांट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। एक तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास वो कौन है, प्लांट्स। अमेजिंग बात बताती हूँ बच्चों, हमारे पास एल्गा भी है जो कि क्या है, प्लांट से ही बिलोंग करता है बच्चों। 50% एल्गा जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी तो हमें वो ऑक्सीजन मिलेगी। तो भाई बच्चों अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस है ना बच्चों, ये भी खराब हो जाएगा। हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो किस पे फीड करेंगे, हमारे जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर स्टे करेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वो बहुत सारे बर्ड्स का शेल्टर है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए शेल्टर है, बहुत सारे एनिमल्स का वो फूड है, हमारा भी फूड है। हम तो सांस भी प्लांट की वजह से ले पा रहे हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी और इसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा और जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारा आप कहो कि टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो जाएगा और फिर जो हम कहें कि हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये हैं इफेक्ट्स अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलिन। कहते हैं वैसलिन है ना बच्चों जो आप अपने घरों में अब सर्दियों में एज अ मॉइस्चराइजर यूज करते हो, अगर उसको हम हेल्दी पॉटेड प्लांट के लीव्स के ऊपर लगा दें तो क्या वो प्लांट जो है वो लंबे समय तक हेल्दी रहेगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों ये जो पौधा है जिसके ऊपर आपने वैसलिन की कोटिंग कर दी है वो अब क्या होगा, एयर को ट्रैप नहीं कर पाएगा। अब उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा स्ट्रोमेटा के अंदर, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और फिर ये पौधा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लंबे समय तक क्यों और थोड़े समय तक ही क्यों कर पाएगा? क्योंकि वैसलिन तो अभी भी अप्लाई है तो वो इमीडिएटली क्यों नहीं बंद कर देता सरवाइव करना? क्योंकि अभी भी उसके पास कुछ ना कुछ स्टार्च मौजूद है जो उसने फोटोसिंथेसिस में से आए ग्लूकोज को कन्वर्ट करके स्टोर कर ली थी। अब वो थोड़े समय के लिए जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तब वो उस स्टार्च के ऊपर वो पौधा जो है वो फीड करेगा, वहां से अपनी एनर्जी लेगा। अब बच्चों
जब वो स्टार्च खत्म हो जाएगी तब वो पौधे का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस वाज द रीज़न कि वो पौधा जो है वो वैसलीन की कोटिंग की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी क्या होती है बच्चों? एक वेसल जो कि हार्ट से दूर ब्लड को लेकर के जाती है। आपने याद करना है ए से आर्टरी, ए से अवे। जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाए वो है आर्टरी, जो टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के आए उसको हम बोलते हैं वेन। तो ब्लड वेसल्स दो तरह की हैं बेसिकली, वैसे तो तीसरी भी होती हैं कैपिलरीज, जिसमें डिफरेंस पूछा है अभी उसकी बात करेंगे। आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो हैं वो क्या है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती हैं, और जो कलेक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। और जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल है वो क्या होती है, वो थिक होती है, क्योंकि उनमें से जो ब्लड है वो पास करता है हाई प्रेशर के साथ। अब अगर आपने हाई प्रेशर के साथ ब्लड को मूव करवाना है तो वहां पर हम ये चांस नहीं लेंगे कि ब्लड जो है उसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो फट जाए, वो रप्चर हो जाए। तो वहां पर ब्लड वेसल की थिकनेस क्या चाहिए हमें, मोटी। तो वहां पर जो आर्टरीज हैं वो हमें क्या चाहिए होती हैं, उनकी वॉल हमें चाहिए होती है थिक। और वहीं पर जो वेन्स हैं उनकी थिकनेस हमें चाहिए कम, क्योंकि वहां पर ब्लड जो है वो लो प्रेशर के साथ मूव करता है, तब वहां पर थिकनेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीफ है वो कौन सी एडेप्टेशन शो करता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। उसमें हम देख पाते हैं कि प्लांट के बाकी स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन जो लीफ हैं उनमें क्या होता है, उनका एरिया मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लाइट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में हो सकती है और उसकी वजह से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और लीव्स के डाउनवर्ड्स और बैक साइड पर प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटास, जो कि वाटर की रेगुलेशन करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब वाटर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो लीव्स हैं उनमें जो स्टोमेटास हैं वो गैशियस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दीज आर द एडेप्टेशन। वन मोर थिंग, जो लीव्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और जिसकी वजह से होती है फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बिवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। पहले बात करेंगे कि हार्बिवोर्स क्या है। हार्बिवोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं, मतलब कि वो ग्रासेस पर फीड करेंगे, वो ट्रीज पर फीड करेंगे। और जो कार्निवोर्स हैं वो क्या करते हैं, वो और किसी एनिमल को खाते हैं, जैसे कि लायन डियर को खा सकता है, तो वो क्या है, कार्निवोर। अब क्वेश्चन ये है कि जो हार्बिवोर्स हैं उनका जो इंटेस्टाइन है वो लंबा क्यों होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर। हम इसको ऐसे समझे कि जो डियर है उसका इंटेस्टाइन लंबा क्यों है भाई लायन के इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इसका रीजन ये है कि जो हार्बिवोर्स हैं उन्होंने खाने हैं पौधे, और पौधों के साथ वो क्या खाते हैं, सेल्यूलोज, जो क्या है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा टाइम, और उसके लिए हमें चाहिए एक लंबी सी इंटेस्टाइन, इसलिए हार्बिवोर्स के पास होती है लॉन्ग इंटेस्टाइन, और जो कार्निवोर्स हैं उनके पास होती है शॉर्ट इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन इन अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। भाई बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास होते हैं लंग्स, और जो एक्वाटिक हैं जैसे कि फिशेस उनके पास होती हैं गिल्स। अब जब हम हमारी बात करें,
हम टेरेस्ट्रियल हैं, हमने क्या करना है, हमने इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को पहले छांटना है। मतलब हमारे अराउंड जो एयर प्रेजेंट है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें से हमें करनी है सेलेक्ट ऑक्सीजन, तो उसके लिए हमें लगता है टाइम। और जो एक्वेटिक हैं उनको वाटर में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना हमारे से थोड़ा इजी रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इजीली लेते हैं और हमसे जल्दी जल्दी और हमसे पहले अपनी क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो हमसे पहले नहीं, हम ऐसे बोलेंगे, हम कौन सा उनके साथ कंपटीशन कर रहे थे, बट हाँ उनमें जो रेस्पिरेशन का रेट है वो थोड़ा फास्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट व्हाई इज अ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये रहता ही है हमेशा पेपर में। तो भाई बच्चों बोल रहे हैं कि जो हार्ट में, ह्यूमंस के हार्ट में जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो डबल सर्कुलेशन क्यों होती है। सिंपल सा आंसर है बच्चों, हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर्स लेफ्ट साइड की तरफ और 2 राइट साइड की तरफ। और इन्हीं चैम्बर्स में राइट साइड की तरफ मूव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड। तो ऐसे हमारे हार्ट के अंदर एक बार ऑक्सीजनेटेड या कहो एक बार डीऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है। तो जब हार्ट के अंदर में से ब्लड 2 बार मतलब ट्वाइस सर्कुलेट होगा तो हम उसको डबल सर्कुलेशन ही बोलेंगे। तो इसलिए हम जो सर्कुलेशन है हार्ट में से जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। कहते भाई जो ह्यूमंस हैं उनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होने का क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हार्ट में से पास होना होता है, तो हार्ट उस ब्लड को पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक जब वो एक डिफरेंट फीचर को कैरी कर रहा होता है। आई मीन टू से कि अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो वो डिफरेंट चेम्बर्स में से पास करेगा, अगर वो ऑक्सीजनेटेड है तो वो डिफरेंट चेम्बर्स में से पास होगा। अगर वो सेम ही चेम्बर्स में से पास होगा तो फिर वहां पर डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाने की क्या जरूरत थी। तो वहां पर कहीं ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, जो डीऑक्सीजनेटेड है उसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सिंग ना हो, उस चीज को रोकने के लिए जो हार्ट है उसको 4 चेम्बर्ड होना जरूरी है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर क्लाउडी डेज हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अच्छी खासी अमाउंट लाइट की चाहिए। अगर क्लाउडी डे है तो लाइट नहीं होगी, तो पौधे सरवाइव तो करते हैं, वो जो उन्होंने स्टार्च पहले स्टोर कर ली थी उसके ऊपर ही फीड करेंगे या उसको ही यूटिलाइज करके सरवाइव करेंगे। तो जैसे ही लाइट आएगी फिर से वो दोबारा से नया ग्लूकोज बना लेंगे। अगर रेनफॉल नहीं है बच्चों, रेनफॉल नहीं है तो पौधे वाटर कहाँ से लेंगे, तो सॉइल में वाटर कहाँ से आएगा, तो वो रूट्स जो हैं वो वाटर अपटेक कैसे करेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एज अ रॉ मटेरियल जरूरी है, तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस कम होगी और प्लांट का सर्वाइवल जो है वो नहीं होगा। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया। अगर अच्छी खासी आपने मैन्योर ऐड कर रखी है जहां पर आपने प्लांट लगाया है तो वहां पर प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। डेफिनेटली अच्छे खासे से वहां पर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे मिनरल्स जो हैं वो मिलेंगे, तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से करेंगे। सो स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट। अगर स्टोमेटास बंद हो जाएंगे तो बच्चों ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगी और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हो पाएगा और वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, तो पौधे जो है वो सरवाइव नहीं करेंगे। आज के लिए हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस लेक्चर को एंड करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये जो लेक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।